हेलो बच्चों, तो जेई मेंस 2026 बहुत नजदीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में आरबीडी के, जो क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपको देखने जाने चाहिए मेंस के एग्जाम से पहले। तो एक क्वेश्चन देखिए आपके पास में, यूनिफॉर्म रॉड है जो एक L/4 डिस्टेंस पे हिंज है, और इसको अगर यहां से फ्री कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल में थी और इसको फ्री कर दिया तो ये रोटेट करके नीचे आ जाएगी। तो आपको इसको बताना है जब ये आप वर्टिकल सिचुएशन पे क्रिएट आ जाएगा, जब ये अपने वर्टिकल सिचुएशन पर आ जाएगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये एनर्जी कंजर्वेशन का। जब ये आपकी रॉड इस तरह से नीचे बन जाएगी तो जो सेंटर ऑफ मास इसका L/4 डिस्टेंस पे यहां पे था, उतना ही सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ जाएगा वापस, कितना L/4 पर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या गेन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा आपके पास में mg L/4। ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट सिंपल हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि आप I क्या लिखोगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर हो जाएगा आपके पास में 7 ml²/48। अगर आपको ये देखना है कि 7 ml²/48 कैसा है तो बहुत जल्दी इसको देख सकते हैं अपन। हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास का अबाउट कितना होता है ml²/12। इसी को हम आगे लेकर जाना है कितना L/4 पर, यानी हमें ml²/12 के अंदर L/4 का होल स्क्वायर ऐड कर लीजिए बाय पैरेलैक्सी थ्योरम। तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा हिंज पॉइंट का अबाउट वो मिलेगा 7 ml²/48। जब आप इसमें यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, दैट इज योर mg L/4 एंड दिस इज योर हाफ। यहाँ पे आप लिख देंगे 7 ml²/48 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 24 टाइम्स, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 24 अपर जाएगा और 7 डिवाइड में जाएगा, मतलब आंसर शुड बी 24/7। तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है आपके पास में 24/7। ज्यादा सॉल्व नहीं करना आपको, है ना, इस वैल्यू से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी आरबीडी का बहुत शानदार प्रॉब्लम है। एक बार इस प्रॉब्लम को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2006 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास में रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसके एक पोर्शन पे आप धमाधम बॉल से हिट कर रहे हो, और इस हिटिंग की वजह से आप उसको पूरे को इक्विलिब्रियम में रख रहे हो, है ना। मान लो यहां पर आपकी हिटिंग चलती जा रही है, उस हिटिंग की मदद से आप अपनी इस पूरी शीट को जो इक्विलिब्रियम में रख रहे हो। तो आपसे पूछा गया कि जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, जो बॉल स्ट्राइक कर रही है, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन फॉल करेगा आपके पास में सिंपल सा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर आप बॉल से हिटिंग नहीं कराओगे तो ग्रेविटी की टॉर्क की वजह से आपका ये जो सिस्टम है ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको ऐसे रोटेट करवा देगी। ओके, तो मेनली हमें क्या करना है, मेनली हमारा काम यहां पर ये रहेगा कि ग्रेविटेशनल टॉर्क को हमें क्या करना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा। एनी हाउ वी विल, हम ग्रेविटेशनल टॉर्क को अपोज करेंगे। कैसे, देखिए, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, इस लाइन के अबाउट देखें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां कहीं लग रहा होगा mg। सो ग्रेविटी का टॉर्क आपके पास में कितना आएगा, तो ग्रेविटी का टॉर्क आप इजीली लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट द एक्सिस होगा mg, और डिस्टेंस आपको इजीली नजर आ रहा होगा b/2। इज क्लियर। अब आपको इसी टॉर्क को बैलेंस करना होगा बाय द हेल्प ऑफ कोलाइडिंग बॉल्स। तो द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल और उनका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बॉल की वजह से जब बॉल कोलाइड करेगी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बॉल इलास्टिकली कोलाइड करती है, मतलब बॉल अगर mv मोमेंटम लेकर आएगा तो बॉल वापस कितना मोमेंटम लेकर जाएगा, mv। तो बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा p, और डेल्टा p किसके बराबर हो जाएगा, mv। ये v ही है जो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो F फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर होगा आपके पास में डेल्टा p डिवाइड बाय डेल्टा t। क्लियर। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए डेल्टा P कितना हो गया आपके पास में 2mv, और डेल्टा T के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है, 100 टाइम्स पर सेकंड। बॉल्स कितनी स्ट्राइक कर रही है, मान लीजिए 100 बॉल स्ट्राइक कर रही है ना, दे रखा है आपको, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो टाइम आ गया 1 सेकंड। लेकिन ये 100 भी इजीली नहीं दे रखा, आपको ये दे रखा है कि 100 जो है वो पर यूनिट एरिया में, जिस एरिया में बॉल स्ट्राइक कर रही है उसका एरिया के अंदर पर यूनिट एरिया में कितनी बॉल आ रही है, 100। तो टोटल एरिया कितना है स्ट्राइकिंग का, तो टोटल एरिया जो स्ट्राइकिंग का है वो आपके पास में है
a इंटू बी बाई टू, तो आपको इसको वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a इंटू बी बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपके पास में फोर्स विच इज रेडी। आपको टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, फोर्स मिल गया है इस लाइन ऑफ रोटेशनल एक्सिस से, जो आपके पास में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बनेगा बॉल के स्ट्राइकिंग की वजह से, वो मिलेगा इस b बाई टू का भी हाफ, जितनी पोर्शन में बॉल स्ट्राइक कर रही है उसका भी हाफ, तो ये बन जाएगा b बाई फोर। यहां से यहां तक b बाई फोर होगा, तो सिंपल सा अपना यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर 3 बाई फोर। सो टॉर्क ड्यू टू, इसको अपन लिखे वापस, तो टॉर्क ड्यू टू बॉल्स बराबर आ जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल, और उनका जो एक्सिस से डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3b बाई फोर। ओके, सो अगर हम इसको सम अप करें कि हमने जो अभी तक कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना फटाफट, है ना, क्विक कैलकुलेशन इसको करनी चाहिए। टॉर्क ड्यू टू mg इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड बाय द बॉल्स। तो mg का टॉर्क कितना हुआ, mg का टॉर्क हुआ आपके पास में mg b बाई टू, आपको मास दे रखा है 3 kg। बॉल का टॉर्क कितना हुआ, तो बॉल का टॉर्क हुआ 100 इंटू 2, बॉल का मास m, बॉल की वेलोसिटी v, टाइम 1 सेकेंड है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे a इंटू बी बाई टू। ये तो हो गया फोर्स, एंड देन मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस 3b बाई फोर। ओके, ये आपका फोर्स, फिर मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फोर्स पर यूनिट आपका जो 100 है वो पर यूनिट का चेंज हो जाए, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3b बाई फोर। इसको आप सॉल्व करोगे, देन वी विल फाइंड आउट दैट v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग फ्रॉम द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये टॉर्क का एक अच्छा क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पोस्ट करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको दो सिचुएशन दे रखी है, एक तरफ आपको बोल रखा है रिंग, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिंग है जो घूम रही थी, लेट्स से कितनी स्पीड के साथ, ओमेगा नॉट स्पीड के साथ या ओमेगा स्पीड के साथ घूम रही थी, लेट्स से ओमेगा नॉट स्पीड के साथ, और इस रिंग, घूमते हुए रिंग को आपने एक रफ सरफेस पे रख दिया। तो जैसे आप रफ सरफेस पे रखोगे, रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन होगा वो एक एंटी टॉर्क डेवलप करेगा, और जिसकी वजह से आपकी जो रिंग है ये रुक जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिंग और डिस्क के रुकने का टाइम रेशियो दे रखा है, रिंग और डिस्क के रुकने का टाइम टेकन टू स्टॉप का एक रेशियो दे रखा है, और उस रेशियो में आपको एक क्वांटिटी अननोन दे रखी है, उस क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है, ना, इंटीजर दे रखा है, ठीक है। तो मेनली मुद्दा ये, आप सबसे पहले टॉर्क सही निकालो, अल्फा सही निकालो, देन टाइम अपने पास आ जाएगा। सो यहां देखिए अपने पास में कि अगर हम जानते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, माइनस क्योंकि अपोजिंग है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, आपको इसको स्टॉप करना है, तो फाइनली ओमेगा कितना हो जाएगा 0, तो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा। ओके, आपको टाइम का रेशियो चाहिए, तो अगर आप टाइम के रेशियो की बात करोगे तो रिंग के लिए अगर आप टाइम t1 लोगे, और सिमिलरली आप डिस्क के लिए टाइम t2 लोगे, तो डिस्क के लिए टाइम आ जाएगा वापस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा 2, इसके लिए आ जाएगा अल्फा 1। दिस इज फॉर योर डिस्क। और अगर आप t का रेशियो निकालोगे, तो t का रेशियो निकाल लेंगे अपन, अगर t1 अपॉन t2 करने जाएंगे तो विल फाइंड आउट अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, यानी हमें अल्फा 2 और अल्फा 1 निकालना, उनके रेशियो लेना है। ओके, करते हैं। देखो, अल्फा निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा निकालने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। रिंग के केस में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा वो आपको हमेशा टेंजेंट पे मिलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का एक्सिस से डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, कितना r, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r इज इक्वल टू आई। रिंग के लिए i कितना होता है, तो रिंग के लिए i होता है हमारे पास में, हम जानते हैं m r स्क्वायर एंड अल्फा। फ्रिक्शन फोर्स को आप देख सकते हो म्यू mg म्यू n mr स्क्वायर अल्फा, हालांकि इस अल्फा को हम अल्फा 1 बोल रहे हैं, तो यहां से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, m से m कैंसिल आउट हो गया, एंड आपका जो अल्फा 1 है वो सिंपल सा आ जाएगा म्यू g अपॉन r, म्यू g अपॉन r, दैट इज अल्फा 1। यही अगर हम डिस्क के केस में बात करें, तो डिस्क के केस में हमें थोड़ा आराम से बात करनी पड़ सकती है, क्यों, क्योंकि डिस्क में जो है वो सारा मास सरकमफेरेंस पे नहीं है ना भाई, डिस्क में जो मास है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। ओके, तो यहां पर हमें अगर टॉर्क लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें इसका टॉप व्यू समझना पड़ेगा। तो इस डिस्क का जो टॉप व्यू है कुछ ऐसा बन रहा होगा। ओके, ये आपके डिस्क का टॉप व्यू है। ये जो डिस्क वाला एग्जांपल है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप मॉप क्लीनर, पोछे की तरह समझ सकते हो ना, कि एक आपने मान लीजिए डिस्क टाइप पोछा है और उसको आप रफ सरफेस पे घुमा रहे हो,
तो यहां पर जो फ्रिक्शन है वो पूरे एक एरिया में काम कर रहे होंगे ना, यहाँ पे सब जगह फ्रिक्शन लग रहे होंगे। तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमें यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम वही r डिस्टेंस पे जाकर फिर से dr का एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया अपन ने। इस एलिमेंट पे जो फ्रिक्शन मिल रहा होगा उसको हम dfr लिखेंगे, और उसकी वजह से टॉर्क मिल रहा होगा उसको भी हम dt लिखेंगे। तो हमें अगर यहाँ पे फ्रिक्शन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन dfr इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ dn। तो dfr फ्रिक्शन जो मिलेगा वो म्यू टाइम्स ऑफ dn कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर dmg। और dm कैलकुलेट करना हम सेंटर ऑफ मास और से सीख चुके हैं। dm होता है हमारे पास में सिग्मा टाइम्स ऑफ da। तो dm अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपके पास में मास अपॉन एरिया। तो अगर हम यहाँ से सिग्मा लिखने की कोशिश करें और क्वेश्चन को पूरा बनाने की कोशिश करें, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास m अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर dA। एलिमेंट्री रिंग का जो एरिया होता है उसको हम जानते हैं, एलिमेंट्री रिंग का एरिया होता है 2 पाई आर dr। यहाँ से पाई कैंसिल आउट होगा, देन dm इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कैपिटल M स्मॉल m dr होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आपको मिल गया कि सर हमको dfr फ्रिक्शन का जो फंक्शन है वो मिल गया म्यू g एंड दिस 2 कैपिटल M r dr होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर हमें टॉर्क चाहिए तो टॉर्क के लिए थोड़ी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, स्टिल हमें आंसर नहीं आया। तो टॉर्क के लिए अगर और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो हम लिखना पड़ेगा डी टॉर्क इज इक्वल टू डी फ्रिक्शनल फोर्स, और उसका डिस्टेंस कितना होगा r, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना उसका स्मॉल r। सो डी टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा, दैट विल बी योर 2 कैपिटल M म्यू g डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस r को इस r से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी r स्क्वायर टाइम्स ऑफ dr। आई थिंक ये क्लियर है आपको। नाउ इंटीग्रेट इट फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे तो टॉर्क आ जाएगा और यहाँ पे आप देखिए 2 कैपिटल M म्यू g r स्क्वायर बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ r का हो जाएगा आपके पास में r की पावर 3 डिवाइड बाई 3। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे अपन तो टॉर्क का जो फाइनली वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 2m म्यू g r डिवाइड बाई 3। ये तो टॉर्क का वैल्यू आ गया, पर हमें तो अल्फा निकालना था ना, तो हम फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉर्क की वैल्यू से हमें अल्फा निकालना है। सो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू होगा आई अल्फा। टॉर्क कितना आ चुका है 2m म्यू जी आर अपॉन 3। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा जिसको हम अल्फा 2 बोल सकते हैं, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 म्यू जी एंड आर, दैट इज योर अल्फा 2। अगर आप इसको कंपेयर करो अपने अल्फा 1 के साथ, यहाँ देखिए अगर आप इसको कंपेयर करो अल्फा 1 के साथ, तो अल्फा 1 कितना आया था म्यू जी अपॉन आर। ओके, अल्फा 1 कितना आया था अपने पास म्यू जी आर, और अगर आप अल्फा 2 लिखोगे तो अल्फा 2 आ रहा है आपके पास में 4/3 म्यू जी आर। ये आपका अल्फा 2 आ रहा है। अल्फा 2 के लिए थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है अपन को। अल्फा 2 के लिए अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। दैट इज योर अल्फा 2 म्यू 4/3 म्यू जी आर। हमें तो टाइम का रेशियो चाहिए था, तो हमें साफ साफ दिख रहा था कि टाइम का रेशियो अगर निकालना है तो हमें दोनों के एंगुलर एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए। तो हमारे पास में T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अल्फा 2। अल्फा 2 कितना है 4/3 म्यू जी अपॉन आर, और अल्फा 1 कितना है म्यू जी अपॉन आर, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड T1 अपॉन T2 इज वेरी सिंपल 4/3। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो उनके टाइम का रेशियो है, वो आ रहा है आपके पास में n/3। जो टाइम का रेशियो है वो कितना आ रहा है n/3। तो हमने पूरी मेहनत करके सॉल्व करके निकाला कि वो रेशियो आएगा एक्चुअली 4/3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो n का वैल्यू कितना होगा 4। तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे थे। एक आपका टॉर्क निकालने पे था, टॉर्क बैलेंस पे था, ये टॉर्क कैलकुलेशन पे था, और एक क्वेश्चन था आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप ये पूरी कैलकुलेशन नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को कि कैसे हम टॉर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन हो सकती है, बट जे एडवांस के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी कैलकुलेशन है।
ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।